पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत उसका सिलेबस क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, आखिरकार हम लोगों को इस लॉ के अंतर्गत क्या पढ़ना है और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो जान लिया था। इस वीडियो में हम लोग जो सिलेबस में पॉइंट दिए हुए थे उनमें से पहला पॉइंट याद कर लीजिए। सिलेबस कहीं लिखा हो तो देख लीजिए, या आपको पीडीएफ चाहिए हो आप कमेंट में बता दीजिए, आपको सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके साथ साथ जो हम आज पढ़ाएंगे पूरा टॉपिक, जिसमें आपका एक लॉन्ग 100% कवर होगा और 2 शॉर्ट या 3 शॉर्ट कवर होंगे। नोट्स की जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी, कमेंट में बस आप बता देना। तो पहला टॉपिक था हमारा सिलेबस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डेफिनेशन एंड इट्स स्कोप। प्रशासनिक विधि के विकास के लिए औचित्य, प्रशासनिक विधि की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। सबसे जरूरी चीज़ कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की परिभाषा क्या है वो जान लेते हैं। भाई परिभाषा से स्टार्ट करोगे ना, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं आती हैं या उस सब्जेक्ट की ही जो परिभाषा है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इस परिभाषा के अंतर्गत हम लोग 2-3 ज्यूरिस्ट हैं उनकी परिभाषा और एक अपने आप से कि हम लोगों को क्या समझ में आया है, हम सामूहिक रूप से कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं। क्योंकि जो ज्यूरिस्ट ने बताया है वो किसी ने आधी बात इतनी बोल दी, दूसरे ने आधी बात बोल दी, तीसरे ने आधी बात बोल दी, तो उन सबको मिला के जो परिभाषा बनती है, किसी ने पूरी परिभाषा नहीं दी है, सबको मिला के जो परिभाषा बनी है वो परिभाषा। तो जब भी परिभाषा के संबंध में प्रश्न आएगा तो शॉर्ट आंसर आएगा, लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग में 2-3 शॉर्ट कवर करके लॉन्ग बन जाता है। तो जब शॉर्ट आंसर आएगा जो सेक्शन 1 के अंतर्गत आता है उसमें यही आएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की परिभाषा क्या है। तो आपको 2 या 3, आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो 3 ज्यूरिस्ट की परिभाषा लिख दीजिए, आप नॉर्मली करना चाहते हैं तो 1 ज्यूरिस्ट की परिभाषा लिख दीजिए और अपनी परिभाषा लिख दीजिए, अपनी मतलब जो आपको समझ में आई है। शॉर्ट आंसर के अंतर्गत आपको सिर्फ 1 पेज भरना है, जो ज्यूरिस्ट की परिभाषा लिखनी है वो 2-2, 3-3 लाइनों की और अपनी 2-3 लाइनों की परिभाषा, बस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की परिभाषा जान लेते हैं। प्रशासनिक विधि की परिभाषा के अंतर्गत जो जेनिंग्स हैं उनके अनुसार प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंध रखने वाले विधि है। वह प्रशासनिक प्राधिकारियों के संगठन, शक्ति और कर्तव्यों को निश्चित करती है। इसके बाद प्रोफेसर वेड आ गए, उन्होंने कहा कि प्रशासनिक विधि प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य तथा नियंत्रण से संबंध रखती है तथा उनके संगठन के बजाय उनके कार्य पर अधिक जोर देती है। इसके बाद प्रोफेसर डाइसी के अनुसार यह किसी भी राज्य की विधि का वह अंग है जो राज्य के सभी पदाधिकारियों की विधिक परिस्थिति तथा दायित्वों का, दूसरा राज्य के प्राधिकारियों के प्रति सामान्य व्यक्तियों के अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का, तथा तीसरा उस प्रशासनिक प्रक्रिया का निरूपण करता है जिसके द्वारा उन अधिकारों तथा दायित्वों को लागू किया जाता है। हम सामूहिक रूप से कह सकते हैं प्रशासनिक विधि शासन के विभिन्न अंगों के संगठन, शक्तियों, कर्तव्यों, अधिकारों तथा दायित्वों से है। इसका उद्देश्य प्रशासन के अनुचित तथा अवैध कार्यों पर नियंत्रण रखना है। तो ये है आपकी प्रशासनिक विधि की परिभाषा। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रशासनिक विधि की प्रकृति, नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। प्रशासनिक विधि की प्रकृति के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह संवैधानिक विधि के समान लोक विधि की एक शाखा है जो अपकृत्य विधि, संपत्ति विधि तथा दंड विधि के समान विधि का विषय नहीं है, परंतु इसे संवैधानिक विधि मानना एक भ्रम होगा। प्रशासनिक विधि एक यथार्थवादी विधि है। तो प्रशासनिक विधि क्या है? एक यथार्थवादी रियलिस्ट लॉ है। ये आपको प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों, संगठनों में लाइव दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद प्रशासनिक विधि के क्षेत्र क्या हैं? स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। प्रशासनिक विधि के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न बातें शामिल हैं। पहला, विभिन्न प्रशासनिक निकायों का अध्ययन, जैसे वैज बोर्ड, केंद्रीय राजस्व बोर्ड, जांच आयोग तथा सरकारी बोर्ड, सलाहकारी बोर्ड, टैरिफ आयोग इत्यादि। दूसरा, प्रशासनिक अभिकरणों की विधि निर्माण करने की क्षमता जिसके अंतर्गत प्रत्यायोजित विधायन आता है। शक्तियों के दुरुपयोग की स्थिति में न्यायिक नियंत्रण के माध्यम से उपचार प्रदान किया जाता है। तीसरा, प्रशासनिक अभिकरणों के न्यायिक कृत्यों का अध्ययन, जैसे औद्योगिक न्यायाधिकरण, आयकर पुनर्विचार न्यायाधिकरण इत्यादि के कार्यों का अध्ययन। चौथा, प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग पर उपचार रिटों अर्थात परमादेश, प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण आदि लेख जो जारी किए जाते हैं उनका अध्ययन। पाँचवां, प्रक्रिया संबंधी गारंटी अर्थात नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। छठवां,
केंद्र तथा राज्य सरकार का अपने अधिकारियों द्वारा की गई संविदा संबंधी तथा अपकृत्य संबंधी दायित्व, और 7वां लोक निगम। तो शॉर्ट रूप से हम लोग प्रशासनिक विधि के जो स्कोप है उनमें 7 बिंदुओं को पढ़ेंगे, और यही 7 बिंदु जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले प्रशासनिक विधि के बारे में लिख दीजिए, फिर ये 7 बिंदु लिख दीजिए और फिर इन 7 बिंदु को डिस्क्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, प्रशासनिक विधि का उद्देश्य क्या है। प्रशासनिक विधि का उद्देश्य है प्रशासनिक अधिकारियों की शक्ति के दुरुपयोग को रोकना। दूसरा, यह सुनिश्चित किया जाना कि जनता को प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निष्पक्ष व्यवहार प्राप्त हो। तीसरा, आम नागरिकों को उनके हितों तथा अधिकारों को अधिकृत प्रशासनिक अतिक्रमण से संरक्षण प्रदान करना। और 5वां, प्रशासनिक अभिकरण तथा प्रशासनिक अधिकरणों को आम नागरिक के प्रति उत्तरदायी बनाना। और 5वां, प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य को विधिक रूप से मान्य तथा सामाजिक रूप से न्यायसंगत बनाना। और 6वां, प्रशासनिक शक्ति का उपयोग जनहित के विरुद्ध होने के विरुद्ध उपाय करना। प्रशासनिक विधि के उद्देश्य के अंतर्गत हम लोग इन 5 बिंदुओं को पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं कि प्रशासनिक विधि का महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यह विधि शासन के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल कार्यपालिका को शक्तियाँ प्रदान करती है बल्कि उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करती है। इस विधि का महत्व यह है कि कानून का शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, न्यायिक समीक्षा, कुशल प्रशासन और मौलिक अधिकारों की रक्षा। तो इन 6 बिंदुओं के अंतर्गत हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। अगला बिंदु आता है हमारा, प्रशासनिक विधि के स्रोत क्या है, सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि आखिरकार इसका स्रोत क्या है, मतलब ये कहाँ से निकली है, कहाँ से निकली है प्रशासनिक विधि। प्रशासनिक कानून प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों और निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। यह कानूनों का एक जटिल समूह है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासन कानून के शासन के अधीन रहे और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। इसके प्रमुख स्रोत हैं संविधान। भारत का संविधान प्रशासनिक विधि का सर्वोच्च स्रोत है। दूसरा, विधायन। संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानून प्रशासनिक विधि का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। तीसरा है न्यायिक निर्णय। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय प्रशासनिक कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है चौथा, उप कानूनी स्रोत। इसमें अधीनस्थ विधायन, नियम, विनियम, नीतियाँ और दिशा निर्देश शामिल हैं। तो प्रमुख रूप से प्रशासनिक विधि के 4 प्रमुख स्रोत हैं। इसके अन्य सोर्स भी हैं जो 3 हैं, जिनमें पहला है आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत इंटरनेशनल लॉज भी इसके सोर्स में आते हैं। दूसरा, प्रथा और परंपराएं, और तीसरा, नैतिक सिद्धांत। तो ये 3 इसके अन्य स्रोत हैं। इसके बाद प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में अंतर क्या है। CSJM यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पूछा गया है कि प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में अंतर क्या है। इसमें सबसे बढ़िया तरीका तो यही रहता है कि आप बीच में एक लाइन खींचिए, इधर प्रशासनिक विधि और इधर संवैधानिक विधि। प्रशासनिक विधि में सरकार के कार्यों में अधिक बल दिया जाता है, जबकि संवैधानिक विधि में सरकार की संरचना का अध्ययन किया जाता है। पहले में यही हो गया कि प्रशासनिक विधि में सरकार के जो कार्य हैं कि कैसे काम करेगी सरकार, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और संवैधानिक विधि में उसकी संरचना पर। राष्ट्रपति होगा, उसके नीचे प्रधानमंत्री, CJI, ठीक है, मेंबर, कैसे राष्ट्र प्रधानमंत्री को चुनेंगे, तो सरकार की संरचना है उसके बारे में संविधान बताता है, संवैधानिक विधि बताती है। दूसरा अंतर है, प्रशासनिक विधि क्रिया प्रधान होती है जबकि संवैधानिक विधि संरचना प्रधान होती है। तीसरा, प्रशासनिक विधि शासन के कार्यों के स्वरूप के अध्ययन पर बल देती है, जबकि संवैधानिक विधि शासन के गठन और कृत्यों पर बल देती है। चौथा, प्रशासनिक विधि लोकहित पर बल देती है, जबकि संवैधानिक विधि व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देती है। पांचवा, प्रशासनिक विधि का स्रोत अधिनियम, विनियम, पूर्व निर्णय, अध्यादेश तथा रूढ़ियाँ हैं, जबकि संवैधानिक विधि का स्रोत लिखित संविधान होता है। तो ये 5 अंतर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ये दूसरी क्लास भी कंप्लीट होती है। आपसे उम्मीद है कि आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में सिलेबस के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।